ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬਾਰੇ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ जनता जाने, मेरा काम भारत के हितों की रक्षा करना है। आपने कहा था कि आप हिसाब देंगे, 60 महीने का कामकाज पूरा हो चुका है। इन 60 महीनों में प्राइम मिनिस्टर साहब, क्या आपको एक बार भी ऐसा लगा कि कोई एक काम छूट गया है जो अभी आप करना चाहेंगे? चुनाव में लोगों से कहा था कि आपने 60 साल का शासन देखा है, मुझे 60 महीने दीजिए। और मैं जाकर के याद कराता हूँ कि मैंने आपसे 60 महीने मांगे थे और अगर आपको मेरे 60 महीने के काम से संतोष है तो उसका क्रेडिट मुझे नहीं आपको जाता है, क्योंकि आपने मुझे अवसर दिया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करने के लिए आया। अब जहाँ तक 60 साल और 60 महीने का सवाल है, देश ने अनुभव किया है कि एक प्रधानमंत्री लगातार काम करता रहे, कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है। एक प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ देश के लिए लगा रहे, कोई क्वेश्चन नहीं करता है। आप लोग भी नहीं करते, मेरा सौभाग्य है। दूसरा, पहले की सरकारों के विषय में लोगों का रवैया मन में क्या बन गया था, अरे छोड़ो यार, कुछ होने वाला नहीं है, चलो भाई हमारा नसीब होगा, देखा जाएगा। तो पब्लिकली कहता हूँ कि हमारे देश में आज़ादी के बाद सिर्फ 2 प्रधानमंत्री ऐसे बने हैं जो कांग्रेस गोत्र के नहीं हैं। बाकी जितने बने किसी और दल से बने होंगे, लेकिन उनका सबका गोत्र कांग्रेस रहा है। एक अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरे नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री जी, अगर आपको लगता है कि एस्पिरेशंस जागे हैं और बहुत कुछ अच्छा हुआ है, तो ऐसा क्यों है कि राहुल गांधी एक ऐसा मैनिफेस्टो लेकर आते हैं जिसमें 6000 महीना देने की बात करते हैं? आप गरीब किसानों को 6000 सालाना देने की बात करते हैं, वो गरीब, हर एक गरीब को 6000 देने की बात करते हैं, और आप उसे ढकोसला बताते हैं। क्या वजह है? देखिए, कांग्रेस पार्टी जिसने 60 साल तक देश में, 60 से भी अधिक साल तक राज किया, ऐसा दल जिसके पास अनुभवी राजनेता है, पुरानी सरकारें चलाई हुई है, सरकार की नीति गिटी को जानते हैं, संसाधनों को जानते हैं, सरकार की मर्यादाओं को जानते हैं और दुनिया कैसे आगे बढ़ रही है उसके तौर तरीके भी जानते हैं। ऐसे समय कांग्रेस जैसी पार्टी के पास से एक मैच्योर मैनिफेस्टो की अपेक्षा होना बहुत स्वाभाविक है। तो कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो ने बहुत निराशा पैदा की है। अच्छा होता कि वो बीजेपी से भी शानदार चीजें लेकर के आते, लोकतंत्र में वो अच्छा होता, लेकिन उसके बजाय उन्होंने शॉर्टकट ढूंढा। आपको लगता है कि अफस्पा को खत्म नहीं किया जाना चाहिए कश्मीर में फिलहाल? सवाल ये है, हम ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं कि जिसमें अफसा हो ही ना, लेकिन वो स्थिति तो लाए पहले। उस परिस्थितियों को आज पाकिस्तान जिस प्रकार से कश्मीर में घटनाएं कर रहा है, जो सेपरेटिस्ट लोग भाषा बोलते हैं, सेपरेटिस्ट लोग हमारी सेना के लिए जो भाषा बोलते हैं, जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड भाषा है, उसी भाषा को इस मैनिफेस्टो में अगर बू आती है तो देश की सुरक्षा बल के जवानों को आप कितना डिमोरलाइज कर रहे हो, देश का कितना नुकसान कर रहे हो आप। पर मोदी जी, अंग्रेज़ों के ज़माने के कानून तो आपने भी बहुत सारे हटाए हैं। ये जो 124A की बात हो रही है, उसे लेकर क्यों इस तरीके की बातें उठ रही हैं? देखिए, बहुत सारे 600 कानून हैं शायद मोदी जी? हमने करीब 1400 कानून खत्म किए। अच्छा। कानूनों का ऐसा जंगल था कि जिसके कारण कोर्ट में जजमेंट देना है तो भी मुश्किल होता था कि एक पक्ष 6 कानून ये ले आता था, दूसरा पक्ष 10 कानून ये ले आता था। सामान्य मानवीय की जिंदगी सरल करने के लिए जो बिल्कुल निकम्मे कानून है, वो पार्लियामेंट के अंदर हमने चर्चा करके ख़त्म किए। और मैंने वादा किया था 2013-14 में, मेरा भाषण था कि कुछ कांग्रेस पार्टी कानून बना करके गर्व करती है, मैं पर डे एक कानून ख़त्म करूंगा जो देश के लोगों को परेशानी है। और जिन कानूनों को हमने ख़त्म किया है उसका कोई विवाद नहीं है, किसी ने इस पर एक एडिटोरियल नहीं लिखा है।
कि भाई ये कानून खत्म करना नहीं चाहिए था, मोदी ने क्यों किया? किसने नहीं किया। इसका मतलब कि देश की जरूरत थी, उसको काम किया। दूसरी बात है जो उन्होंने मैनिफेस्टो में कहा है, आप मुझे बताइए, भारत जैसा देश, विविधता भरा देश, जिसमें अब तमिलनाडु में न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर के वहां पर आंदोलन चला, यही कांग्रेस पार्टी ने 6000 से ज्यादा लोगों को ये देशद्रोह के कानून के अंदर पेश किए थे। क्यों? और आज वो दुनिया को उपदेश दे रहे हैं क्योंकि किसी ने लिख करके दे दिया और आपने वहां आकर के बोल दिया। आप चाहते हैं कि देश के टुकड़े टुकड़े होंगे, इस प्रकार की बातों को बल मिलता रहे? आप ये चाहेंगे कि तिरंगे झंडे को कोई रौंद दे, भारत के राष्ट्रगान का अपमान करते रहें, बाबा साहब आम्बेडकर की मूर्ति है कोई जाकर के तोड़ दे? कांग्रेस ये आरोप लगा रही है मोदी जी कि एक तो होता है राष्ट्रद्रोह, एक है राजद्रोह। कांग्रेस ये कह रही है कि सरकार की आलोचना करना अगर उस कैटेगरी में आ जाता है, और आपके ऊपर ये आरोप लगा रही है। न्यायपालिका हमारी उस पर भरोसा करना चाहिए, वो दूध का दूध पानी का पानी कर सकते हैं। ये राजद्रोह को राष्ट्रद्रोह कह रहे हैं कि राजद्रोह को का बदले की भावना से कर रहे हैं। हमारी न्यायपालिक व्यवस्था है। मैं कश्मीर के बारे में आपसे जानना चाहती हूँ, और जब मैं आपसे ये बात कर रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पहले जो शब्द को प्रधानमंत्री को हटा दें, अलग कर दें। नरेंद्र मोदी जब अकेले में कभी सोचते हैं तो क्या उनको लगता है कि कश्मीर को बेहतर ढंग से हैंडल किया जा सकता था और नरेंद्र मोदी सरकार या नरेंद्र मोदी उस काम को नहीं कर पाए? एक तो आपका सवाल बहुत लोडेड है। आप खुद न्यायाधीश बनकर के आरोप भी लगा दिया, जजमेंट भी दे दिया। लेकिन आप शायद पता नहीं होगा, मैं बहुत सालों तक जब आतंकवाद चरम सीमा पर था पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, उस समय यहाँ पार्टी के संगठन का काम करता था। मैं यहाँ के हर ब्लॉक में बस में बैठ कर के दौरा किया हुआ इंसान हूँ, इसलिए मैं उसकी बारीकियों को जानता हूँ। और जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो हमने लद्दाख, श्रीनगर वैली और जम्मू सबकी चर्चा करनी चाहिए। आप देखिए, जो घटनाएं पहले होती थी उसमें बहुत बड़ी मात्रा में कमी आई है। जो विकास रुका हुआ था वो बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आप जान करके खुशी होगी, आज जम्मू कश्मीर, जो मेरा हर घर बिजली पहुंचाने का काम है, जम्मू कश्मीर में हर घर में बिजली पहुंच गई। ये बड़े गर्व की बात है। हम वहां पर शौचालय बनाने में पूरी तरह सफल हो गए। ओपन डेफिकेशन फ्री वहां के सब डिस्ट्रिक्ट घोषित हो चुके हैं। एक के बाद एक काम हो रहे हैं, विकास के हो रहा। आर्थिक प्रवृत्ति, आज वहां से एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, वहां के एप्पल पूरे हिंदुस्तान में जा रहे हैं। कृषि क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। खादी जैसा क्षेत्र जो बिल्कुल गड्ढे में गया था, उसको भी हमने वहां रिवाइव कर दिया। तो इसलिए जम्मू कश्मीर की प्रगति, जम्मू कश्मीर का टूरिज्म बढ़ रहा है, पहले की तुलना बढ़ रहा है। अमरनाथ यात्री की संख्या बढ़ रही है, वैष्णो देवी की संख्या बढ़ रही है। हमने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बहुत बड़े बड़े बनाए। तो मुझे बहुत संतोष है कि हमने सही दिशा में चले हैं, सही दिशा में जा रहे हैं। हाँ, सेपरेटिस्टों के प्रति नरमी बरत करके अब देश को लाभ नहीं होगा। इसका मतलब अगर आप सत्ता में वापस लौटते हैं तो हुर्रियत जैसे संगठनों की और कड़ाई से सामना करना पड़ेगा। हमने एक के बाद एक कदम उठाए हैं, क्योंकि आप देखिए जम्मू, लद्दाख, श्रीनगर, उसमें भी एक 2-2.5 जिले हैं जहां ये हरकतें चल रही है। क्या? बाकी सब जगह पे नॉर्मल सी है। तो हम उस प्रकार की व्यूह रचना करके आगे बढ़ेंगे। जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनको अवसर देंगे। जो हम अटल जी का जो सिद्धांत है, जमहूरियत, कश्मीरियत, इंसानियत, इन 3 मुद्दों पर ही हम चल रहे हैं और चलेंगे। इंसानियत का जिक्र इमरान खान भी कर रहे हैं, और चूंकि जम्मू की बात है तो मैं जरा वहाँ की तरफ जाती हूँ। मेरा कोई कॉपीराइट नहीं है, कोई भी उपयोग कर सकता है। और वो ये कह रहे हैं मोदी जी
करतारपुर का एक तो कार्ड खेल के वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए भाई, मैं तो बात करने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मैंने तो 99 कदम चल लिए हैं, मोदी जी एक कदम आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। आपको लगता है कि नवाज शरीफ के कंपैरिजन में थोड़ा चालाकी से इमरान खान इस पूरे के पूरे मसले को डील कर रहे हैं? ये पाकिस्तान की जनता को जज करने दीजिए। मेरा काम भारत के हितों की रक्षा करना है, पाकिस्तान चलाना ही मेरी जिम्मेवारी रही है। वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कैसे करते हैं, तो सारी बातें पाकिस्तान की जनता पर हम छोड़ दें। तो मोदी जी, अगर मैं इसको ऐसे सवाल पूछूं कि ऐसा क्या पाकिस्तान करे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर हिंदुस्तान सोचे, विचार करें कि चलिए, क्योंकि शुरुआत आपने बहुत की मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है जी। ये टेररिज्म एक्सपोर्ट करना बंद कर दे, बस सिंपल बात है, मुश्किल काम नहीं है। तय कर ले, ये टेररिज्म एक्सपोर्ट नहीं करना है, आतंकवाद बंद हो जाए। बाकी देखिए, चाइना के साथ हमारे डिस्प्यूट है, चाइना के साथ हमारी जमीन के प्रश्न भी है, सीमा के प्रश्न है, बहुत कुछ है। लेकिन आना जाना होता है, मिलना होता है, मीटिंगें होती हैं, इन्वेस्टमेंट होता है, पॉलिटिकल एंगेजमेंट होती है, इश्यू है तो चर्चा भी होती है। और मन बना लिया है कि हम हमारे डिफरेंसेस को डिस्प्यूट में कन्वर्ट नहीं होने देंगे। डिफरेंसेस है, डिस्प्यूट में कन्वर्ट नहीं, तो ये अंडरस्टैंडिंग के साथ चाइना और हमारी गाड़ी चल रही है। ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਮੋ ਟੀਵੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਮੋ ਟੀਵੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਮੋ ਟੀਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਗੋਲਮੋਲ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। एक चीज़ मैं तब से नोट कर रहा हूँ जब से आप कांग्रेस के जवाब दे रहे थे, और मैं कई दिनों से ये बात सोचता भी था, आपसे पूछूंगा कभी मिलने पर, आप कभी अपने मुंह से राहुल गांधी का नाम क्यों नहीं लेते हैं? कभी शहजादा बोलते हैं, कभी राजा साहब बोलते हैं, महाराजा, नेवर एवर नामदार, क्या मतलब क्यों? देखो जी, मैं एक बहुत सामान्य परिवार से आया हूँ, चाय बेचने वाला परिवार, जिसका बैकग्राउंड एक कामदार व्यक्ति। साहब ये बड़े बड़े नामदार हैं, हम उनका नाम देने की हिम्मत ही नहीं कर सकते जी, हम तो छोटे लोग हैं जी। हम मन से, ये तो देश की जनता ने मुझे प्रधानमंत्री बना दिया, वरना हमारा तो लालन पालन साहब ऐसे सामान्य लोगों से हुआ है, हमने तो उनको बहुत बड़े बड़े देखा हुआ है जी, हम वो हिम्मत नहीं कर सकते जी। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा का जो गठबंधन हुआ है वो बीजेपी के लिए इस बार सबसे बड़ी चुनौती है 273 के आंकड़े को पार करने के लिए? पहली बात है कि लोकतंत्र में चुनौती होनी चाहिए, हर राजनीतिक दल को कसना चाहिए, लोकतंत्र बहुत ही वाइब्रेंट होना चाहिए, और मैं चाहता हूं कि चुनौतियां और बढ़े ताकि हम भी निखर करके बाहर आए। लेकिन मीडिया के अंदर कौन कितनी जगह ले रहा है, उसको अगर कोई चुनौती मानता है तो उससे बड़ी कोई गलती नहीं है। टीवी के पर्दे पर कौन छाया रहता है, अखबार में किसकी पहले पन्ने पर खबर पड़ सकती है, उसको चुनौती मानने की गलती मैं नहीं करता हूँ। जब जनता आपके खिलाफ हो जाए तब चुनौती होती है। जहाँ तक जनता का सवाल है, मैं कहीं एंटी इनकम्बेंसी चुनाव में नहीं देख रहा हूँ। मैं पहली बार देख रहा हूँ कि प्रो इनकम्बेंसी वेव है, लहर है। आप कमिटमेंट की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, अब मुझे अच्छे से याद है कि भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि बहुत नज़दीक से राजनीति का छात्र हूँ, कई दिनों से कवर कर रहा हूँ चीज़ों को, राम मंदिर आंदोलन को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया, और आप लोगों ने पूरी पार्टी 2 से लेकर आज 280 प्लस हो गई जो खड़ी हुई, उसमें राम मंदिर आंदोलन की बहुत बड़ी भूमिका है। बड़े बड़े नेताओं ने त्याग किया, बलिदान किया उस चीज़ को लेकर। क्या आपको लगता है कि इन 5 सालों में ये कमिटमेंट दिल्ली में आपकी सरकार, यूपी में आपकी सरकार, आप पूरा नहीं कर पाए, ये कमी रह गई?
हम संविधान को सुप्रीम मानते हैं और जब मामला न्यायिक व्यवस्था में हो तब सरकार के नाते न्याय प्रक्रिया के अंदर हमने हमारा वो पक्ष रखा है जो हम जनता के सामने रखते हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कि जितना जल्द हो सके न्यायिक प्रक्रिया पूरी हो। आप चाहेंगे मंदिर बने? कौन नहीं चाहेगा, मैं नहीं, कौन नहीं चाहेगा। ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਫਲ ਕਦਮ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। नरेंद्र मोदी का हिंदुस्तान के मुसलमानों से रिश्ता क्या है? मुसलमान बीजेपी पर भरोसा क्यों नहीं कर पाता है? क्या वजह है? मैं एक अनुभव बताता हूँ। मनमोहन सिंह जी की सरकार ने एक सच्चर कमेटी बनाई थी और वो सच्चर कमेटी गुजरात आई थी। मैं मुख्यमंत्री था तो सच्चर कमेटी के सारे मेंबर्स बैठे थे, मेरी सरकार के सारे अफसर बैठे थे और वो अपना रिपोर्ट तैयार कर तो उन्होंने मुझे प्रश्न पूछा कि मोदी जी आपकी सरकार ने मुसलमानों के लिए क्या किया। तो मैंने उनको जवाब दिया था मेरी सरकार ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया है और कुछ भी नहीं करेगा। और फिर मैंने कहा लेकिन आगे सुन लीजिए, मेरी सरकार ने हिंदुओं के लिए भी कुछ नहीं किया है और हिंदुओं के लिए भी कुछ नहीं करेगी। मेरी सरकार गुजरात के सभी नागरिकों के लिए काम करती है और मेरी सरकार सब नागरिकों के लिए काम करेगी। मेरा मंत्र है सबका साथ सबका विकास। जब मैं कहता हूँ कि मैं 2022 तक हिंदुस्तान के एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके पास अपना पक्का घर नहीं होगा। अब मुझे बताइए, क्या मुझे ये कहना चाहिए कि मैं मुसलमानों का पक्का घर बनाऊंगा, फिर यादव मिले तो कहूँगा तुम्हारा पक्का घर बनाऊंगा, दलित मिले तो कहूँगा? जी नहीं, मैं कहता हूँ मैं हिंदुस्तान के सभी लोगों के, जब मैं कहता हूँ मैं बिजली दूंगा हर परिवार को, हर परिवार मतलब 100%। मैं कहता हूँ 18,000 गाँव जहाँ बिजली नहीं पहुँची है मैं पहुँचाऊँगा, मैंने पहुँचा दिया। फिर मैं नहीं पूछता वहाँ कौन जनसंख्या है। देश के शासकों ने ये अलगाववादी विचारों से मुक्त होना चाहिए, देश को एक इकाई के रूप में, यूनिटी के रूप में देखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और इसलिए मेरी सारी योजनाएं सबका साथ सबका विकास इस मंत्र को लेकर के चल रही है और उसको मैं रिलीजियसली फॉलो कर रहा हूँ। मोदी जी ऐसा क्यों है कि दुनिया भर के मुसलमान में मरकज़ जो सेंटर है इस्लाम का, वहाँ का जो सुप्रीम है वो आपको बाहों में लेता है, वो इतनी मोहब्बत आपसे करता है, ये परसेप्शन हिंदुस्तान में क्यों नहीं है? मैं इस चीज़ को सच में समझना चाहती हूँ और दिल से समझना चाहती हूँ। देश में राजनीति को इस दायरे में बांध करके देश के मुसलमानों को गुमराह करके, डर दिखा करके वोट पाने का एक तरीका शूट कर गया है कुछ लोगों को, इसलिए वो इसको चला रहे हैं। और हमारा दोष कहो या हमारी ताकत कहो, हम इस भागलावादी विचारों को बल देना नहीं चाहते, तो गालियां खाते भी रहते हैं और सबका साथ सबका विकास का मंत्र लेकर के चलते रहते हैं। टीवी चैनल की बड़ी चर्चा है, आपको पता है? आपके नाम से एक टीवी चैनल चल रहा है हिंदुस्तान में। हाँ, क्या है ये कंट्रोवर्सी चल रहा है। अखबार आप, टी शर्ट आपके नाम की बिक रही है, टोपियां आपके नाम की बिक रही हैं, अब एक टीवी चैनल आ गया नमो टीवी। चला रहे हैं कुछ लोग। आप मैं देख नहीं पाया हूँ अभी, मैं देख नहीं पाया, मुझे समय नहीं मिलता इतना। यूपी को लेकर अमित भाई लगातार कहते रहे कि हमको 73 की ज़्यादा सीटें आएंगी, पर अभी एक कार्यक्रम में माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा कि हमारी 15 से 20 सीटें कम हो जाएंगी। आपका क्या आकलन है यूपी को लेकर स्पेसिफिकली? मैं पूरे देश का आकलन बता देता हूँ जी। मैं प्रारंभ में कहा, मैंने ऐसी लहर 2013-14 में जब मैं देश भर में भ्रमण करता था मैंने नहीं देखी थी। इससे कई
कई गुना प्रो लहर है। और जैसा आपने ही कहा कि जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो एक मजबूत सरकार की ओर जा रहे हैं। और मैं मानता हूं कि देश को पूर्ण बहुमत वाली सरकार होनी चाहिए, ये मेरा स्पष्ट मत है, क्योंकि इतना बड़ा देश चलाने के लिए बहुत जरूरी होती है। और निष्पक्ष मीडिया ने भी, कमिटेड मीडिया के लोग हो तो मुझे उनके लिए कुछ कहना है, निष्पक्ष मीडिया का यही मैसेज होना चाहिए कि देश को पूर्ण बहुमत सर किसकी हो किसकी नहीं उसके पक्ष में आप न पड़े वो तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार होना चाहिए, ये बात एजेंट डंके की चोट पर कहनी चाहिए। जहां तक मेरा भ्रमण हुआ उसके आधार पर मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का अपना टैली पहले से बहुत बढ़ेगा। हमारे जो एनडीए के साथी हैं उनका भी टैली पहले की तुलना में बहुत बढ़ेगा और हम एक बहुत बड़ी ताकत के साथ इस बार देश की जनता हमें सेवा करने का मौका देगी। तो 5 सालों में मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या भाग गए यहाँ से, उनको वापस लाने के लिए अब देश आपसे सवाल पूछ रहा है और विपक्ष भी जोर शोर से इस मुद्दे को उठा रहा है। आप कैसे देश को समझाएंगे? पहली बात यह है कि जो हमने कदम उठाए हैं उसी का कारण है कि भागने वालों को वहां की जेलों में भी जाना पड़ रहा है। इसी का कारण है उनकी सारी संपत्ति जब्त हो रही है और देश पूरी तरह देख रहा है कि हम एक के बाद जो भी हमारे पास कानूनी हथियार है, क्योंकि देश तो नियम से चलता है, उसका पूरा इस्तेमाल कर करके हम कर रहे हैं। लेकिन इनको भागना क्यों पड़ा? वो तो मौज कर रहे थे। 10 साल में ही उन्होंने रुपये मारे हैं, ये हमारे आने के बाद नहीं मारे हैं, ये सारे रुपये उस समय मारे, लेकिन उनको पता ही नहीं था कि कोई ऐसी भी सरकार आएगी कि जो रुपये निकलवाएगी, तो भाग गए। भागना पड़ा है। अगर जैसे ही जिस दिन 25 साल के बाद भी अगर कोई सरकार ऐसी आ गई तो ये वापस आने हंसते हुए वापस आ जाएंगे। हम लाएंगे तो सीधे जेल के अंदर डालेंगे, ये पक्का है। दूसरा, भागने को तो कहते हैं वाटर एंडरसन, भोपाल वाला गैस कांड, सरकारी जहाज में लाए और भगाया, इतने लोगों की मृत्यु हो गई थी। आप देखिए एक थिएटर में आग लगी तो जनमटी भुगत रहे लोग, उसको सरकारी विमान में ला करके हिंदुस्तान के बाहर भेजा गया था। वो भगाना कहते हैं जो ये कांग्रेस के। ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਾਰਜ ਲਈ ਇਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।